नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात चीन की। चीन के हुबई प्रोविंस में इतवार की सुबह गैस पाइपलाइन में धमाका हो गया। हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 138 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए जिनका इलाज चल रहा है। उनमें 39 शदीद रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस अब तक 150 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। हादसे के कुछ देर बाद ही मौके पर 173 फायर सर्विसेज के एहलकारों की एक टीम भेज दी गई थी। हादसा झांगवान जिले के शियान शहर के यानहो मार्केट में सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। ब्लास्ट के बाद मार्केट की एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई। चीनी मीडिया सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक फूड मार्केट की जो बिल्डिंग हादसे में गिरी है उसके नीचे खड़े होकर कई लोग नाश्ता कर रहे थे। कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर किराने का सामान खरीद रहे थे। हादसे का शिकार होने वाले कुछ लोग बिल्डिंग के बाजू वाली सड़क से गुजर रहे थे। बिल्डिंग के निचले तल में नाश्ते की दुकानें और दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट था। शियांग शहर की इंतजामिया ने नोटिस जारी कर ब्लास्ट की वजूहात जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के मुताबिक शियान शहर के अस्पतालों ने लोगों से बड़ी तादाद में ब्लड डोनेट करने की अपील की है। अस्पतालों का कहना है कि 150 लोगों के इलाज के लिए खून की सख्त ज़रूरत है। एक मकामी दुकानदार ने बताया कि यह हादसा उसकी दुकान से 100 मीटर की दूरी पर हुआ। ब्लास्ट होते ही उसने अपनी दुकान को बारीकी से चेक किया। बाद में उसे पता चला कि धमाके की वजह उसकी दुकान के कई कांच टूट गए। दुकानदार ने बताया कि जब उसने दुकान से बाहर निकलकर देखा तो सड़कों पर खून बिखरा हुआ था। इससे पहले हफ्ते के रोज चीन के साउथ प्रोविंस गुज़झाऊ की दारुल हुकूमत गुयांग में केमिकल प्लांट में लीकेज हो गया था। इसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। मशरक़े वस्ता के शोरशज़दा मुल्क शाम के इलाके अफरीन में एक अस्पताल और रिहायशी इलाके पर शाम के शुमाली शहर अफरीन में तोपखाने के जरिए किए गए 2 हमलों में 16 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। एक आलमी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पहला हमला रिहायशी इलाके में किया गया जिस पर गोलाबारी की गई, जबकि दूसरे हमले में मिसाइल से अस्पताल को निशाना बनाया गया। तुर्क हुकूमत की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया है कि हमला कुर्द मिलिशिया ने किया, जबकि मिसाइल हमला तिल रेफत के इलाके से किया गया जो शामी हुकूमत के कंट्रोल में है। ताहम मजीद तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब शामी सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस और कुर्द मिलिशिया के दरमियान जारी लड़ाई के नतीजे में मुतअद्दिद रिहायशी इलाकों में रॉकेट और शेल गिरे जिसके बायस जानी और माली नुकसान का सामना उठाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इजलास में शिरकत की। ये इजलास कोरोना वायरस की वबा से आलमी बेहतरी और मुस्तकबिल की वबाओं के खिलाफ हिकमत अमली मुरतब करने पर मबनी था। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान G7 और दीगर मेहमान ममालिक के ताउन की सताइश की। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में इस साल हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जमहूरिया कोरिया को मेहमान ममालिक के तौर पर मदऊ किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना की वबा से लड़ने की हिंदुस्तान की हिकमत अमली पर रोशनी डाली और हुकूमत, सनत और समाज के तालमेल को बयान किया। उन्होंने मुल्क में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन मैनेजमेंट के लिए डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल को कामयाब करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक के साथ अपने तजुर्बे और खुसूसियात को मुश्तरक करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म मोदी ने आलमी सेहत के निज़ाम में बेहतरी ताउन के लिए अज़्म का इजहार किया और कोरोना से मुतालिक तकनीकों पर पेटेंट के लिए छूट के लिए हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका की जानिब से लाई गई करारदाद के लिए हिमायत तलब की। ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक ने इसकी पुरजोर वकालत की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज के इजलास में पूरी दुनिया को एक ज़मीन एक सेहत का पैगाम जाना चाहिए। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने इस पर इत्तेफाक जाहिर करते हुए इसका अदा किया। उन्होंने मुस्तकबिल में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए आलमी इत्तेहाद, क़यादत और यकजहती की अपील की। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में जमहूरी और शफाफ माशरों की खुसूसी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने आज इतवार के रोज़ भी G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर मुतनाज़ा बयान देकर बीजेपी के निशाने पर आए मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने इतवार को पलटवार किया। कांग्रेस के
कायद और राज्यसभा रुकुन ने ट्वीट कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को भी पाकिस्तान भेजोगे और उनकी भी एनआईए जांच कराओगे। दिग्विजय ने करीब 6 साल पुरानी एक खबर का हवाला दिया। इसमें आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान तो हमारे भाई जैसा है, सरकार को उसके साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। इससे पहले बीजेपी के रियासती सदर वीडी शर्मा के दिग्विजय सिंह की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई थी। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह के फोन की भी जांच होनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे की 100 मिनट की मीटिंग के बाद सियासी बयानों की लहर लगातार जारी है। 2 दिन पहले मोदी को मुल्क का टॉप लीडर बताने वाले शिवसेना कायद संजय रावत ने अब उल्टा बयान दे दिया है। रावत ने कहा कि पिछली महाराष्ट्र हुकूमत में बीजेपी का शिवसेना के लिए बर्ताव नौकरों जैसा होता था। रावत 2014 से 2019 के बीच के वक्त की बात कर रहे थे, जब शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में इख्तिदार में थी। जलगांव में शिवसेना वर्कर्स से बातचीत करते हुए रावत ने कहा कि रियासत में जो पिछली सरकार बनी थी उसमें शिवसेना को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया था। हमारे साथ नौकर की तरह बर्ताव किया गया। इतना ही नहीं, जिस पार्टी के तायद से बीजेपी इख्तिदार में आई थी उसी इख्तिदार का इस्तेमाल करके हमें ख़त्म करने की भी कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से ही मानना रहा कि महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का ही होना चाहिए, भले ही शिव सैनिक को कुछ ना मिले, लेकिन हम फख्र से ये तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का इख्तिदार शिवसेना के हाथ में है। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि जो महाविकास अघाड़ी की हुकूमत चल रही है उसमें वजीर आला में कोई बदलाव किया जाएगा। ये जो भ्रम फैला जा रहा है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री को 2.5 साल के बाद बदलने की कोशिश हुई, ये भ्रम है। 3 पार्टी ने जब सरकार बनाई थी तब एक कमिटमेंट है और ये तय हुआ था कि 5 साल तक मुख्यमंत्री शिवसेना का ही रहेगा। नेतृत्व जब उद्धव ठाकरे साहब के पास गया राज्य का मुख्यमंत्री पद का, तब तो ये सबने मान्य किया कि 5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कोई बात करते हैं उस बारे में तो समझ ले उनके पास। मुंबई में शिवसेना एमएलए ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हद पार कर दी। नेताजी ये भी भूल गए कि कोरोना फैला हुआ है, ऐसे में उनकी हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मामला चांदीवली से शिवसेना के एमएलए दिलीप पांडे से जुड़ा है। लांडे ने एक ठेकेदार को पानी भरी सड़क पर बिठा दिया। नेताजी के लोगों ने ठेकेदार को धक्का भी दिया। इतना ही नहीं, एमएलए ने ठेकेदार के सिर पर कचरा भी डलवा दिया। उनकी इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया। अपनी इस हरकत के पीछे एमएलए ने दलील दी कि ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। एमएलए की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि नाले की सफाई ठीक से नहीं होने की वजह से सड़क पर पानी जमा हो गया था। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से मानसून की बारिश हो रही है, ऐसे में वाटर लॉगिंग होने से लोगों की दिक्कतें और बढ़ रही है। लेकिन एमएलए ने ठेकेदार के साथ जो किया उसे किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता। अरे अरे चलो बाजू हट रहा है। उसको लाने के लिए 8 दिन से पूरा रास्ते पे पानी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, साफ करके दे दो, उधर ही रन दो।
बोलो ना, उसको आने दो। हाँ। साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बाद अब मानसून मुल्क के नॉर्थ और सेंट्रल हिस्से में एक्टिव हो गया है। बिहार में मानसून महकमे मौसमियात के मुताबिक एक दिन पहले यानी हफ्ते के रोज ही पहुंच गया। पटना समेत 25 जिलों में इतवार के रोज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 4 दिनों के अंदर 641 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। बीएमसी ने समुद्र में हाईटेक का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए लोगों को बीच पर ना जाने की सलाह दी गई है। हाई टाइड के दौरान 4 से 5 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मुंबई में जून के महीने में होने वाली बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। अभी 2015 में हुई 1106 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। आज शाम 6 बजे तक दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरीन का आंकड़ा 17 करोड़ 64 लाख से ज्यादा हो चुका है। इनमें से 38 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 करोड़ 4 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 22 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 85,046 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने चीन से कोरोना वायरस की असल तहकीकात में ताउन करने का मुतालबा किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने G7 सरबराही इजलास के बाद डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोसिस के हवाले से बताया कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमें चीन की तरफ से ताउन की जरूरत होगी। हमें इस वायरस की असलियत को समझने, जानने या उसका पता लगाने के लिए शफाफियत की जरूरत है। रिपोर्ट के इजरा के बाद आदाद व शुमार का इश्तराक करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। WHO के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि G7 रहनुमाओं ने हफ्ते को वबाई मराज की वजूहात के बारे में तबादला ख्याल किया और कोविड-19 के वजूद की तहकीकात के अगले मरहले की तैयारी जारी है। गैब्रियोसिस ने बताया कि चीन से मजीद ताउन और शफाफियत की तवक्को है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिकी इंटेलिजेंस को हुक्म दिया था कि वो कोरोना वायरस की इब्तिदा पर दोबारा जायजा लेने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें और इस बात का तयन करने में मदद करें कि ये बीमारी किसी तजुर्बेगाह से लीक हुई या किसी मुतासरा जानवर से इंसान में फैली है। ताहम चीन की लेबोरेटरी से वायरस के लीक होने के नजरिए को एक साजिश करार दे रहा है। मास्क के बगैर मोटरसाइकिल की एक रैली में और उसकी इख्तितामी तकरीब में शिरकत पर ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो पर 90 यूरो का जुर्माना आयद किया गया। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो अपने बेटे और एक वजीर के साथ मोटरसाइकिल रैली में शरीक थे, जहां हजारों की तादाद में शायकीन भी मौजूद थे। ताहम इस दौरान तीनों ने कोरोना SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियां की। सदर ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। तकरीब की तस्वीर और वीडियो वायरल होने पर मुल्की अदालत ने सदर को मास्क ना पहनने पर 90 यूरो का जुर्माना आयद किया, जबकि उनके बेटे और विफाकी वजीर पर भी उतना ही जुर्माना आयद किया गया। ब्राजील के सदर पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दूसरी बार जुर्माना किया गया। ख्याल रहे कि ब्राजील के सदर कोरोना के हवाले से मज़ाका खैज और मुतनाज़िया बयानात के बाइस शोहरत रखते हैं और कई बार हजीमत उठा चुके हैं। फाइजर की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ना होने के दावे पर सदर जेयर बोल्सोनारो ने कहा था कि वैक्सीन लगाने से कोई मगरमच्छ भी बन जाए तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। हिंदुस्तान में कोरोना के 80,487 नए मामले पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं। इस दौरान 3,300 लोगों की मौत भी हुई है और 1,32,576 लोग ठीक भी हुए, जबकि एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे लोगों की तादाद में 55,450 की गिरावट देखी गई। फिलहाल मुल्क में 10,21,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केसेस में गिरावट का पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखें तो आज एक्टिव केसेस का आंकड़ा 10 लाख से भी कम रह जाएगा। पिछले 1 साल से जारी कोरोना वबा ने लोगों की नींद पर बुरा असर डाला है। दुनिया भर में कई लोग कोरोना सोमनिया यानी इंसोमनिया, जिसे हम कहते हैं नींद ना आने की बीमारी, उसे अब नाम दिया गया है कोरोना सोमनिया, उसकी चपेट में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल भर के तनाव की वजह से हमारी नींद खराब होती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के 2020 के सर्वे में खुलासा हुआ है कि अमेरिका में 20% लोग नींद न आने के मसले से जूझ रहे हैं, जो अब बढ़कर 60% हो गए हैं। अगर आप भी इससे परेशान हैं तो जानिए कि किस तरह इससे छुटकारा पाया जा सकता है।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर के मुताबिक बिस्तर पर जाने के 25 मिनट के अंदर नींद नहीं आती तो उठ जाएं, थोड़ा स्ट्रेच करें, सोफे पर बैठकर ध्यान लगाएं यानी मेडिटेट करें या कॉन्सेंट्रेट करें, कम रोशनी में किताबें पढ़ें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, खुशनुमा पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर आड़ बनाएं, नींद आने लगे तो वापस बिस्तर पर जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि जब तक थकान ना लगे तब तक बिस्तर पर ना जाएं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माइकल ब्रूस कहते हैं कि रोजाना एक ही वक्त पर उठें, भले ही नींद कम हुई हो। छुट्टी के दिन भी ज्यादा ना सोएं, धीरे धीरे सोने का वक्त बेहतर होता जाएगा। रोज सुबह 15 मिनट धूप जरूर लें, इससे मेलाटोनिन रिलीज रुक जाता है, इससे सुबह ब्रेन फॉग की हालत नहीं बनती। इसके अलावा रोज एक्सरसाइज करें, इससे जो शदीद नींद ना आने की वजह से लोग मुतासिर हैं, वो लोग उनकी नींद में ऐसा करने से 20 मिनट का इजाफा देखा गया है। ऐसे ही बहुत से तजावीज़ डॉक्टर्स ने और एक्सपर्ट्स ने दी हैं ताकि लोगों की नींद कोरोना वबा से पहले जिस हालत में थी उसी हालत में बहाल हो जाए। मरकजी हुकूमत ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें कोरोना से हुई असल अमवात को सरकारी आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा बताया गया था। हुकूमत ने रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को गलत बताया। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिना नाम लिए उस रिपोर्ट की शदीद मजम्मत की। वजारत सेहत ने द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल को एक इमेजिनेटिव और भ्रम फैलाने वाला बताया। वजारत ने कहा कि रिपोर्ट में जिस तरह से वबा के आंकड़ों का एनालिसिस किया गया उसकी कोई बुनियाद नहीं है। किसी भी मुल्क में इस तरह से आंकड़ों की स्टडी नहीं की जाती है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 4 पॉइंट्स में मरकजी हुकूमत ने सफाई दी है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया, यानी जो रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट की है उसमें यह नहीं बताया गया कि रिसर्च किस प्रोसेस के तहत की गई, जबकि इस तरह की इंटरनेट रिसर्च के लिए रिसर्च गेट और पबमेड की मदद ली जाती है। रिपोर्ट में तेलंगाना के बीमा क्लेम को भी बुनियाद बनाया गया। इससे भी पता चलता है कि स्टडी की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। चुनावी रिजल्ट को लेकर सर्वे करने वाली सीओटर और एक और एजेंसी का डेटा भी इस्तेमाल किया गया, जबकि इन एजेंसियों को पब्लिक हेल्थ से जुड़े रिसर्च का कोई तजुर्बा नहीं है। कई बार उनके दावे रिजल्ट से अलग भी रहे हैं। रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि जो अंदाजे लगाए गए हैं वो मकामी सरकारी डेटा, कुछ कंपनियों के रिकॉर्ड और मरने वालों के रिकॉर्ड से लिए गए हैं जिन्हें रिलायबल नहीं माना जा सकता। वजारत सेहत ने कहा कि हुकूमत कोरोना के डेटा को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी अपना रही है। कोरोना से होने वाली अमवात में गड़बड़ी से बचने के लिए उन गाइडलाइंस का अमल किया जा रहा है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मई 2020 में जारी की थी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी वाक़ई होने और सूरत हाल के बेहतर होने के पेश नज़र अगले हफ्ते से सैलून और वीकली बाजारों को खोलने की इजाज़त फराहम की जा सकती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता हफ्ते बाजार, मॉल और मेट्रोज को खोलने का ऐलान किया था और कहा था कि अगर राजधानी में कोरोना की सूरत हाल बेहतर रही तो आने वाले दिनों में कई तरह की सरगर्मियों को शुरू करने की इजाज़त फराहम कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हुकूमत की जानिब से अगले हफ्ते से सैलून और हफ्तावारी बाजारों को खोलने की इजाज़त जैसी रियायत फराहम की जा सकती है। इसके अलावा जिम, सिनेमाघरों और रेस्टोरेंट्स को खोलने पर भी गौर किया जा रहा है। इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये हैं
सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस, लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, 10 बजे से 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इसी महीने लखनऊ आकर मोर्चा संभाल लेंगी। इसके बाद इंतखाबात तक वो यूपी में ही डेरा डालेंगी। जुलाई तक कांग्रेस के 150 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। बताया जाता है कि इनमें से 50 उम्मीदवारों को प्राइमरी तौर पे उनका चुनाव हो चुका है और उन्हें बोल भी दिया गया है। प्रियंका गांधी इंतखाबात तक उत्तर प्रदेश में ही रहेंगी और अलग अलग जिलों का दौरा करेंगी। प्रियंका ने अगले 2 महीने में तंजीम के हर सतह के कायद से मुलाकात करने का फैसला किया है। हर जिले से रिपोर्ट मंगवाई गई है। इम्कानी उम्मीदवारों की डिटेल निकलवाई जा रही है। टिकट बंटवारे में कास्ट, रिलीजन और इलाके को बुनियाद बनाया जाएगा। पार्टी कायदीन को सोशल एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बनने के बाद से कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे पर आती रही हैं, लेकिन अपोजिशन ने हमेशा से उन्हें टूरिस्ट बताया। अपोजिशन का कहना है कि प्रियंका सिर्फ घूमने आती हैं, उन्हें यूपी के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वो एक टूरिस्ट के तौर पर आती हैं और वापस चली जाती हैं। यही वजह है कि प्रियंका इस बार लंबे वक्त तक यूपी में रहकर अपोजिशन का मुकाबला करेंगी। लखनऊ में उनके लिए कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला कौल का घर तैयार कराया गया है, यहीं वो रुकेंगी। मरकजी हुकूमत जल्द ही जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों से बातचीत की शुरुआत कर सकती है। यह बातचीत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने और यहां पर इंतखाबी अमल को शुरू करने के लिए होगा। हालांकि अभी तक इस सिलसिले में कोई सरकारी तौर पर इन्विटेशन नहीं भेजा गया। एक न्यूज़ वेबसाइट ने जराये के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 पार्टियों की अलायंस, जिसे गुपकर अलायंस कहा जाता है, उन्होंने भी बातचीत में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि वो इस बातचीत में शामिल होगा। जून 2018 में जम्मू कश्मीर में तब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपना अलायंस खत्म करने का ऐलान किया था। इस वाक़े के बाद से वहां पर इंतखाबात को लेकर कोई भी सियासी हलचल नहीं हुई। अगस्त 2019 में जब मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म किया, साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया था। 2019 लोकसभा इंतखाबात के बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात कराए जाने के ख्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये नहीं किया था। जराये ने बताया कि मरकज ने कश्मीरी लीडरशिप से बातचीत के इशारे तब दिए जब अमेरिका ने हिंदुस्तान पर कश्मीर में इंतखाबी अमल शुरू किए जाने पर दबाव डाला। अमेरिका के टॉप ब्यूरोक्रेट डीन थॉमसन ने कहा कि कश्मीर वो इलाका है जहां हम जल्द से जल्द हालात नॉर्मल होते देखना चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में उठाए गए कुछ कदम भी देखे हैं, जैसे कि कैदियों की रिहाई, 4G खिदमात को बहाल किया जाना, ऐसी चीज़ें हैं। इंतखाबी अमल भी एक ऐसा ही कदम है। इंतखाबी अमल की शुरुआत भी ऐसा ही कदम होगी जिसे हम देखना चाहेंगे और हिंदुस्तान को इसके लिए इनकरेज करते रहेंगे। पीएनबी घोटाले के मुलजिम मेहुल चौकसी का मामला इस वक्त फिर बहस में है। मेहुल को एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है और वहां से उसे हिंदुस्तान लाने की कोशिशें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के केस में मेहुल के वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि एंटीगुआ से मेहुल का अगवा हिंदुस्तानी एजेंसियों ने ही किया था, क्योंकि वो एंटीगुआ में केस हार रही है। मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल के मुताबिक हिंदुस्तानी एजेंसियों ने एंटीगुआ से चौकसी का अगवा किया ताकि उसे किसी दूसरे मुल्क में डाल दें, फिर वहां से उसे एक्स्ट्राडिक्ट करके हिंदुस्तान लाया जाए। इसीलिए मेहुल को डोमिनिका लाया गया। इसके लिए कई लोगों की मदद ली गई। उन्होंने कहा कि डोमिनिका में कोर्ट ने मेहुल चौकसी के हक में रोक लगाई है।
सऊदी अरब में वजारत हज और उमरा ने बताया कि रवां साल फरीज़ हज की अदायगी के लिए आज़मीन हज के रजिस्ट्रेशन के ख्वाहिशमंद शहरियों और ममलिकत में मुकीम मुसलमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आज इतवार को दिन 1 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन का अमल चारशंबे की रात 10 बजे तक जारी रहेगा। वजारत ने तस्दीक की है कि रजिस्ट्रेशन की सहूलत 24 घंटे के दौरान दस्तियाब है। जल्द इंदराज की कोई तरजीह नहीं है। हज पैकेजेस की खरीदारी अगले जुमा 18 जून को दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। हज, उम्रा और विजिट बराए कौमी कमेटी के एक मेंबर मोहम्मद असमी ने अल अरेबिया.नेट को बताया कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज के तसलसल के बावजूद सऊदी अरब ने हुज्जाज इकराम की सेहत और सलामती को महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी तदाबीर अख्तियार की हैं ताकि हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन मुकम्मल रूहानी कैफियत से सरशार होकर मनासिक हज अदा कर सकें। कल हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि रवां साल फरीज़ हज के मौके पर सिर्फ 60,000 मुसलमानों को हज की इजाज़त होगी। उनमें मकामी सऊदी मुसलमान और दूसरे मुल्कों के मुसलमान बाशिंदे शामिल होंगे। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और ख़जाना के ताउन से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए ममलिकत के बाहर से आने वाले सयाहों और ज़ायरीन के वीज़ों की मुद्दत में ऑनलाइन तौसी की जा सकेगी। ताहम ये सहूलत उन वीज़ा हामिलीन को मिलेगी जिनकी वीज़ा की मुद्दत कोरोना के तातुल की वजह से ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा ये सहूलत उन 20 ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन को मिलेगी जिन्हें 2 फरवरी 2021 को ममलिकत में सफ़र की इजाज़त दी गई थी। वजारत खारजा के आज हफ्ते के रोज़ सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA के जरिए शाये होने वाले एक बयान में कहा गया कि यह सर्विस मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी, जिसके कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे वीज़ों की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक तौसी दी जाएगी। ममलिकत के बाहर से आने वाले ज़ायरीन इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक लिंक पर वजारत के ई-वीज़ा सर्विसेज प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर अपने वीज़ों की ज़रूरी तौसी करा सकते हैं। गुज़िश्ता माह के आखिर में सऊदी वजारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमरीका, आयरलैंड, इटली, पोर्चुगल, बरतानिया, स्वीडन, स्विस कन्फेडरेशन, फ्रांस और जापान से आने वालों को ममलिकत में दाखिले की इजाज़त दी है। 20 ममालिक की फहरिस्त में अर्जेंटाइन, मुत्तहिदा अरब इमारत, जर्मनी, अमरीका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पोर्चुगल, बरतानिया, तुर्की, जमहूरियत जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, स्विस कन्फेडरेशन, फ्रांस, मिस्र, हिंदुस्तान और जापान शामिल हैं। लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम ने सियासत में अहम कदम बढ़ाते हुए इंतखाबी मैदान में उतरने के साथ साथ मगरिबी ममालिक से भी राब्ता शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाना जंगी का शिकार अफ्रीकी मुल्क लीबिया की सियासत में नया मोड़ आया है। साबिक हुक्मरान मुअम्मर गद्दाफी के बेटे ने बड़ा फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक हुक्मरान मुअम्मर गद्दाफी के साहिबजादे सैफुल इस्लाम गद्दाफी ने सदारती इंतखाब लड़ने पर गौर शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में सैफुल इस्लाम ने मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता शुरू किया है। मकामी मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम गद्दाफी ने कौमी मफाहिमत, दूसरों को कबूल करने और मुल्क की तामीर नौ के लिए काम करने का अहद किया। इसके साथ वो मुल्क में इस्तेहकाम के लिए एक सदर और एक हुकूमत के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अपने वालिद के दौरे सदारत में लीबिया की हुकूमत में किसी सरकारी ओहदे पर ना होते हुए भी सैफुल इस्लाम को मुल्क की दूसरी सबसे ताकतवर हस्ती करार दिया जाता था। सैफ हमेशा इस बात से इनकार करते रहे थे कि वो अपने वालिद के इख्तिदार को विरासत में लेना चाहते हैं और उनका कहना था कि इख्तिदार कोई खेत नहीं है जो विरासत में मिल जाए। उन्होंने अपने वालिद के दौर में सियासी असलाहत का मुतालबा भी किया था और यही उनकी डॉक्टरेट की डिग्री के मकाले का मौजू भी था जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से हासिल की थी। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अब अगर वो इंतखाबात में उतरते हैं तो उन्हें उनके वालिद की विरासत का फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के बाद से अमन व अमान पूरी तरह बहाल नहीं हो सका। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी 105 बार बल्लेबाजों को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई साबिक पेसर ग्लेन मैग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 104 बार बल्लेबाजों को 0 पर आउट किया था। एंडरसन ने यह कामयाबी न्यूजीलैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में हासिल की है। उन्होंने टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के नील वैगनर को 0 पर आउट करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस मैच में एंडरसन ने एक और रिकॉर्ड कायम किया, वो सबसे ज्यादा 162 टेस्ट खेलने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।